हाय गाइस, दिस इज़ कविता ढिल्लो। लेट्स लर्न इंग्लिश के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत करती हैं। यह वीडियो एडवांस लेवल के स्टूडेंट के लिए है। एडवांस लेवल के स्टूडेंट जब अक्सर न्यूज़पेपर जब रीडिंग करते हैं तो उनको कोई सेंटेंस ऐसे होते हैं कि जो टेंस कैटेगरी में नहीं आते हैं, तो उनको उसमें समझने में उनको प्रॉब्लम होती है। तो आज हम पढ़ेंगे इन्फिनेटिव एंड जेरेंड। देखिए, इन्फिनेटिव और जेरेंड इसका मतलब क्या होता है। जेरेंड एंड इन्फिनिटी। जेरेंड का मतलब होता है कि वर्ब के साथ आईएनजी लग के जो बनता है, दैट इज वर्ब की फोर्थ फॉर्म आती है, उसे हम जेरेंड कहते हैं। जैसे कि रीडिंग, डांसिंग, प्लेइंग। तो जब आईएनजी फॉर्म लग जाती है तो वो हमारा जेरेंड कहलाता है। और जब हम टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं तो वो हमारा बन जाता है इन्फिनेटिव सेंटेंस। तो ये इन्फिनेटिव हो जाता है जब वर्ब में आगे टू लग जाता है और टू के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। जेरेंड होता है जिसमें वर्ब की फोर्थ फॉर्म होती है। और जेरेंड जो होता है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म हम तब यूज करते हैं, दैट इज विच इज यूज्ड एज ए सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट की जगह पे और ऑब्जेक्ट की जगह पे यूज की जाती है। ये आप बात एग्जाम्पल के साथ समझ सकते हैं। देखिए, राइटिंग इज माई पैशन। राइटिंग जो है वर्ब की फोर्थ फॉर्म है। इसमें जो है वर्ब को हमने सब्जेक्ट बना दिया है। राइटिंग इज माई पैशन, राइट इज माई पैशन ये भी हो सकता है, बट अगर हम इसके आगे राइटिंग इज माई पैशन लिखेंगे और अगर मैं राइटिंग की जगह मैं इसके आगे लिख दूँ टू राइट इज माई पैशन। टू राइट ये वर्ब के आगे टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, टू राइट इज माई पैशन। तो ये आपका इन्फिनेटिव है और ये आपका जेरेंड है। इन दोनों में सेंस में कोई चेंज नहीं आता है, इसका दोनों का मतलब सेम ही है। इसमें अगर हम इसको बोले या इसको बोले, इसमें ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ गलत है, दोनों ही सेंटेंस सही है। इसमें हमने सब्जेक्ट एज ए इन्फिनेटिव लिया है, यहाँ पर सब्जेक्ट एज ए जेरेंड लिया है। अगला सेंटेंस समझिए, रीड इज अ गुड हैबिट। रीड इज अ गुड हैबिट, इसको मैं ऐसे भी बोल सकती हूँ, रीडिंग इज अ गुड हैबिट। ये वर्ब की फोर्थ फॉर्म है, इसी एज ए जेरेंड हम इसको यहाँ पर यूज कर रहे हैं। टू रीड इज अ गुड हैबिट, टू रीड इज अ गुड हैबिट। तो टू रीड इज अ गुड हैबिट, टू राइट इज माई पैशन। तो इन दोनों सेंटेंसेस में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों का सेंस सेम है। अगला सेंटेंस समझिए, रीड इज अ गुड हैबिट। इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकती हूँ, रीडिंग इज अ गुड हैबिट। ये वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाई है सब्जेक्ट की जगह पे, तो ये एज ए जेरेंड यूज हो रही है। टू रीड इज अ गुड हैबिट, यहाँ पर हमने टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई है, तो ये एज ए इन्फिनेटिव आ रही है। तो इसको हम बोल सकते हैं कि सब्जेक्ट में हम इन्फिनेटिव लिया है और सब्जेक्ट में एज ए जेरेंड यूज किया है, दोनों का सेंस सेम है। रीडिंग इज अ गुड हैबिट, टू रीड इज अ गुड हैबिट, इन दोनों सेंटेंस में कोई डिफरेंस नहीं है। अब आगे जाके अगला सेंटेंस देखिए कि वर्ब को हम ऑब्जेक्ट में कैसे यूज करते हैं। यहां पर हमने समझा कि वर्ब को हम एज ए सब्जेक्ट में कैसे यूज करते हैं। इन सारे सेंटेंसों में हमने सब्जेक्ट की जगह पे जेरेंड और इन्फिनेटिव यूज किया है। अब वर्ब को हम ऑब्जेक्ट के जगह पे कैसे इस्तेमाल किया जाता है ये आप जानिए। इसके लिए 3 रूल होते हैं, 1 2 3। इसके 3 रूल होते हैं। फर्स्ट रूल होता है कि यूज इन्फिनेटिव आफ्टर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट रिफरिंग अ नाउन एंड प्रोनाउन। मतलब कि इन्फिनेटिव का फॉर्म हम तब यूज करते हैं जब हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट हो और किसकी फॉर्म में हो, नाउन और प्रोनाउन। अब आप पूछेंगे कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं जो सब्जेक्ट डायरेक्टली जिसको इफेक्ट करता है। सबसे पहले डायरेक्टली सब्जेक्ट जिसको इफेक्ट करता है वो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। उस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के थ्रू जिसके ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है वो हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद अगर प्रोनाउन है
डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो एज ए रेफर करते हैं, या तो प्रोनाउन है या नाउन है, मतलब किसी का नाम है या फिर ही, शी, इट, हिम, इस तरीके से है, प्रोनाउन है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट अगर हमारा नाउन और प्रोनाउन है तो हम इन्फिनेटिव फॉर्म यूज करेंगे। इसे समझने के लिए आप इस एग्जाम्पल को देखिए। पायल रिक्वेस्टेड हिम नॉट टू टेक रिस्क। पायल जो है वो रिक्वेस्ट करती है उससे, यहाँ पर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, सॉरी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है, हिम। हिम क्या है, हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। हिम हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और ये क्या है, एक एज ए प्रोनाउन है। ठीक है, अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, एज ए प्रोनाउन है, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, इन्फिनेटिव वर्ब की इन्फिनेटिव फॉर्म यूज करेंगे। नेगेटिव सेंटेंस है इसलिए नॉट लगाया है। टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, नॉट टू टेक रिस्क। नॉट को हटा के अगर हम नॉट हटा दे तो ही पायल रिक्वेस्टेड हिम टू टेक रिस्क, ये इस तरीके से भी बन सकता है, लेकिन नेगेटिव सेंटेंस दिखाने के लिए मैंने नेगेटिव लगाया है तो वो टू से पहले लगेगा। तो ये क्या है, इन्फिनेटिव फॉर्म है हमारी, ये इन्फिनेटिव फॉर्म है। नेक्स्ट सेंटेंस समझिए, दे फोर्स्ड अमन। उन्होंने फोर्स किया अमन को, मतलब सब्जेक्ट ने फोर्स किया किसको, अमन को। अमन क्या है, हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। डायरेक्ट उसने अमन को फोर्स किया है तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, नाम है किसी का, नाउन है, तो उसके बाद हम इन्फिनेटिव फॉर्म यूज करेंगे। कौन सी फॉर्म यूज करेंगे, इन्फिनेटिव फॉर्म यूज करेंगे हम। टू विन, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू विन द मैच, ये यहां पर इसका सेंस है। अगले सेंटेंस के द्वारा समझते हैं। ही थ्रू स्टोन ऑन मी टू हर्ट मी। ही सब्जेक्ट है, उसने थ्रू किया मतलब फेंका, क्या फेंका, स्टोन। तो यहाँ पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है, स्टोन है। स्टोन पे फेंका, किस पे फेंका, ऑन मी। तो मी यहाँ पर क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। मी क्या है यहाँ पर, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद हम इन्फिनेटिव फॉर्म यूज करते हैं वर्ब की। वर्ब की इन्फिनेटिव फॉर्म हम यूज करते हैं, टू हर्ट। आगे बात समझ में, सारे बच्चे समझ लीजिए कि हमारा जो इन्फिनेटिव है वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के थ्रू जो है बाद आता है हमारा इन्फिनेटिव फॉर्म। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये भी आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट था। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये आपका मी जो है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, उसके साथ हमने इन्फिनेटिव फॉर्म लगाई है। ठीक है, अब सेकंड रूल क्या है कि यूज जेरेंड आफ्टर प्रेपोजिशन। देखिए, अगर हमारा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है सेंटेंस में, वो एज ए नाउन या प्रोनाउन होता है, तो हम वर्ब की इन्फिनेटिव फॉर्म यूज करते हैं। ठीक है, और अगर हमारा जेरेंड जो है वो एज ए जेरेंड यूज होता है जब हम प्रेपोजिशन यूज करते हैं, हमारा एज ए प्रेपोजिशन आता है। जैसे कि सपोज आई एम थिंकिंग अबाउट, अगर हमारा ऑब्जेक्टिव पार्ट में प्रेपोजिशन आती है, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव पार्ट में क्या आता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट अगर आपका ऑब्जेक्टिव पार्ट में आता है तो उसके बाद इन्फिनेटिव फॉर्म यूज करते हैं वर्ब की। और अगर हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह प्रेपोजिशन होती है, जैसे यहाँ पर ऑफ एक क्या है, प्रेपोजिशन है। देखिए, अब हमारी जो जेरेंड की फॉर्म है वो कैसे आती है, वो आती है प्रेपोजिशन के बाद। जब ऑब्जेक्टिव पार्ट में जैसे ही हमारा प्रेपोजिशन शुरू हो जाता है तो उसके बाद हम जेरेंड फॉर्म लगाते हैं। ही स्केर्ड ऑफ गोइंग देयर, गोइंग देयर, तो ऑफ क्या है, हमारा प्रेपोजिशन है, तो प्रेपोजिशन के बाद हमने जेरेंड की फॉर्म लगाई है, तो ये हमारा एज ए जेरेंड है। आई एम थिंकिंग अबाउट मीटिंग मी, अबाउट जो है यहाँ पर एज ए जेरेंड, सॉरी अबाउट जो है यहाँ पर हमारा जो अबाउट है वो एज ए प्रेपोजिशन है यहाँ पर।
तो प्रेपोजिशन के बाद हम क्या लगाते हैं, मीटिंग। मीटिंग क्या है, वो हमारा जेरेंड फॉर्म है। क्या है, जेरेंड फॉर्म है यहाँ पर मीटिंग। तो आपको इसमें समझ आया है कि वर्ब जो है वो हमारा ऑब्जेक्टिव पार्ट में तब आता है जब ऑब्जेक्टिव पार्ट में वर्ब आता है जब अगर आपका वर्ब जो है वो ऑब्जेक्टिव पार्ट में तब यूज होती है इन्फिनेटिव और जेरेंड की फॉर्म में। इन्फिनेटिव की फॉर्म में तब यूज होती है जब हमारा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कोई नाउन या प्रोनाउन हो, और जेरेंड की फॉर्म में तब यूज होती है जब कोई हमारा प्रेपोजिशन हो, तब हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, अब आपने इसमें समझा कि हमारा जेरेंड और इन्फिनेटिव सब्जेक्टिव पार्ट में कैसे इस्तेमाल किया जाता है। रीडिंग इज अ गुड हैबिट, टू रीड इज अ गुड हैबिट, ये आपका जेरेंट है और ये आपका इन्फिनेटिव है। ऑब्जेक्टिव पार्ट में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद हम इन्फिनेटिव फॉर्म लगाते हैं और प्रेपोजिशन के बाद हम जेरेंड फॉर्म लगाते हैं। अब इसका रूल नंबर 3 समझिए, विच वर्ब्स आर फॉलोड बाय इन्फिनेटिव। देखिए अब इसका जो थर्ड रूल है कि विच वर्ब आर फॉलोड बाय जेरेंड और इन्फिनेटिव। इसका मतलब है कि जेरेंड और इन्फिनेटिव ऐसी कौन सी वर्ब है जो सिर्फ जेरेंड के साथ ही यूज होती हैं, ओनली दे आर यूज विथ जेरेंड ओनली, और कुछ वर्ब्स ऐसी हैं जो कि ओनली इन्फिनेटिव फॉर्म में यूज होती हैं कुछ वर्ब्स के बाद। देखिए कैसे होती हैं। जैसे कि हमारा वर्ब है इंजॉय, वर्ड है इंजॉय, स्केप। ये इंजॉय और स्केप अगर हमारा वर्ड आता है तो इसके बाद हम हमेशा जेरेंड की वर्ब यूज करते हैं, यानी कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज करते हैं। और अगर हमारी वर्ब होती है डिसाइड या प्रॉमिस तो हम ओनली इन्फिनेटिव फॉर्म में हम उसको यूज करते हैं। देखिए कैसे इस्तेमाल करते हैं, सेंटेंस के थ्रू समझिए। आई स्केप फॉलिंग, आई स्केप फॉलिंग। स्केप का मतलब ऐसा नहीं होता कि हम छोड़ के भाग गए हैं, ऐसा वो वाला स्केप नहीं है। मतलब स्केप मतलब मैं बचता हूँ, इसका मतलब यहाँ पर ये है कि मैं बचता हूँ। आई स्केप्ड फॉलिंग, मैं गिरने से बचता हूँ। आई इंजॉय डांसिंग, मैं डांसिंग इंजॉय करता हूँ डांसिंग। फॉलिंग और डांसिंग ये हमारी जेरेंड फॉर्म है ऑब्जेक्टिव पार्ट में। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, ही डिसाइडेड टू गो होम। वो डिसाइड करता है, डिसाइडेड टू गो होम। तो ये ऐसी वर्ब है जिसके बाद हमेशा आपका इन्फिनेटिव फॉर्म ही आएगी। स्केप्ड, इंजॉय, और भी हमारी फॉर्म्स हैं, और भी वर्ब्स हैं जिनके बाद हम सिर्फ जो है फॉलिंग या डांसिंग मतलब आपकी जेरेंड फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं। आगे मैं आपको इसकी लिस्ट दूंगी कि कौन सी वर्ब्स जो होती हैं जो कि जेरेंड के आफ्टर उसके बाद हम जेरेंड यूज करते हैं, और कौन सी ऐसी वर्ब है जिनके बाद हम जो है अपना इन्फिनेटिव यूज करते हैं। वो मैं आपके इस लेक्चर के बाद आपको वो सारी लिस्ट बताऊंगी। पहले आप ये समझिए कि ही प्रॉमिस टू रीच अर्ली, प्रॉमिस टू रीच अर्ली, तो यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में इन्फिनेटिव लगाई है। अब देखो बच्चों की कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं कि जिसमें कि अगर हम जेरेंड फॉर्म या इन्फिनेटिव फॉर्म लगाते हैं तो हमारा सेंटेंस का सेंस चेंज नहीं होता है, लेकिन कभी कभी हम जेरेंड और इन्फिनेटिव फॉर्म लगाते हैं तो उसमें सेंटेंस का सेंस ही जो है वो चेंज हो जाता है। देखिए कैसे, जैसे कि सपोज यहाँ पर लगाया है मैंने, ही लव्स टू प्ले, ही लव्स टू प्ले। इसको अगर मैं ऐसे बोलूँ ही लव प्लेइंग, तो दोनों सेंटेंसेस में सेंस जो है वो सेम है। इन दोनों सेंटेंसेस में सेंस चेंज नहीं है, दोनों का मतलब एक ही है। तो इसका मतलब जेरेंड और इन्फिनेटिव लगाने पे कभी कभी ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिसमें सेंस चेंज नहीं होता है, लेकिन कुछ ऐसी जगह है जहाँ पर अगर हम उसका जो सेंस है वो चेंज हो जाता है। अब आप इधर देखिए, आई स्टॉप टू से हाई टू यू। एक में मैंने इन्फिनेटिव फॉर्म लगाई है, आई स्टॉप सेइंग हाई टू यू। इसमें इन्फिनेटिव फॉर्म है और इसमें जेरेंड फॉर्म है। अब इन दोनों में कितना डिफरेंस है ये आप जानिए। आई स्टॉप, मैं रुक गया, मतलब मैंने स्टॉप कर दिया, मतलब छोड़ दिया, किसी काम को छोड़ देना, खत्म कर देना या बंद कर देना किसी काम को, उसके लिए भी हम स्टॉप का यूज करते हैं। आई स्टॉप टू से हाई टू यू, मैंने तुम्हें
रोक छोड़ दिया, बंद कर दिया हाय कहना, से हाय। आई स्टॉप सेइंग हाय टू यू। आई स्टॉप मतलब कि मैं रुक गया। क्या हो गया? मैं रुक गया। से सेइंग हाय टू यू, हाय कहने के लिए मैं रुक गया। इसमें सेंस था कि मैंने आपको हाय कहना छोड़ दिया। इसमें सेंस है कि मैंने जो है रुक के आपको हाय कहने के लिए। इस दोनों सेंटेंसेस में आपका सेंस में कोई चेंज नहीं था। ही लव्स टू प्ले, ही लव्स प्लेइंग। तो आपने रूल समझे 1 2 3। थर्ड रूल में आपने समझा कि आप ये किन किन वर्ब्स के साथ जो है आपका जेरेंट फॉर्म आती है और किन किन वर्ब्स के साथ आपका ओनली इन्फिनेटिव फॉर्म आती है। आगे एक आपके सामने चार्ट प्रस्तुत किया जाएगा जिसमें कि आपको बताया जाएगा कि जेरेंट के साथ जो कौन सी वर्ब्स ऐसी हैं जिनके साथ हम जेरेंट यूज़ करते हैं और कौन सी वर्ब ऐसी है जिनके साथ हम इन्फिनेटिव फॉर्म यूज़ करते हैं। देखिए ये आपके सामने चार्ट है। इस चार्ट को देखने के बाद अब आपको पता चल गया होगा कि हम कौन सी वर्ब के बाद इन्फिनेटिव फॉर्म और कौन सी वर्ब के बाद हम जेरेंट फॉर्म लगाते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो लेक्चर पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए और अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखना ना भूलें ताकि मेरी आने वाली वीडियो भी आपको जल्द से जल्द पहुँचे।